इस लेक्चर में हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी तो हमने पहले पढ़ी हुई है 9th क्लास में भी। तो अब सिमिलैरिटी टॉपिक ऐड हो रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं इसमें। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आर फंडामेंटल इन ज्योमेट्री। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की हेल्प से। बट दे आर डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड क्राइटेरिया। बट इनका मीनिंग डिफरेंट है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का मीनिंग डिफरेंट है। तो डिटेल में समझते हैं आगे कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क है। अब कॉन्ग्रुएंसी तो तुमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था कि जैसे सपोज़ करो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, एक का नाम है ABC और दूसरी ट्रायंगल का नाम है DEF। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, जैसे BE के इक्वल है, C एंगल F के इक्वल है और A एंगल जो है वो D के इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी ना। जैसे सपोज़ करो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैं ये ले रहा हूँ, AB को DE के इक्वल, BC को EF के और AC को DF के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो मतलब कि अगर मैं एबीसी को उठा के डीईएफ के ऊपर रख दूं तो वो पूरी सुपर इम्पोज कर देगी। ठीक है, या फिर डीईएफ को एबीसी के ऊपर रख दूं तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। तो यहाँ यही लिखा है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। तो शेप जो है हमने बता दी है कि दोनों ट्रायंगल्स की जो मतलब 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, क्योंकि शेप में तो रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, एक छोटी रेक्टेंगल, एक बड़ी रेक्टेंगल, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकती, ये तो सिमिलर ही होंगी खैर। तो अभी तो हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं। तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो सेम शेप और सेम साइज़ यहाँ लिखा हुआ है ना, दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज़। तो साइज़ तो हमने बता ही दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल है तो उससे साइज़ हो गया और शेप भी सेम है। क्योंकि ये तो नहीं कर सकता ना मैं, ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो नहीं हो सकता। दोनों की शेप सेम होनी चाहिए, अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और फिर उनका साइज़ भी सेम होना चाहिए। शेप और साइज़ दोनों सेम होंगे तब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते। तो कब होती हैं 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? अगर उनकी आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप, व्हेन सुपरइम्पोज वन ट्रायंगल कंप्लीटली ओवरलैप्स द अदर। मतलब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो पूरी ओवरलैप कर दे। ठीक है, ये ना हो कि एक एक ट्रायंगल ऐसे हो और एक ऐसे हो, हैं, और साइडों से जगह बच रही हो। पूरी ओवरलैप होनी चाहिए उसके, मतलब एक के ऊपर पूरी एक सुपरइम्पोज। तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन। और कौन-कौन से रूल हमने किए थे जिसमें जो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब-कब होती हैं, कौन-कौन से रूल्स किए थे हमने? सबसे पहला रूल हमने किया था ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड साइड रूल। इसमें क्या होता था कि अगर जैसे AB साइड DE के इक्वल है, BC साइड EF के इक्वल है या BC साइड DF के भी इक्वल हो सकती है, वो डिपेंड करता है। मतलब कि कोई 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो उसके बाद AC तीसरी साइड जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ इक्वल है, तो हम कह देते थे कि भी ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है ना? अगर हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 2 ट्रायंगल्स हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएँगे ट्रिपल एस रूल से। ठीक है? तो ये सबसे पहला रूल हमने किया था। फिर हमने SAS रूल किया था, साइड एंगल साइड, और एंगल जो है इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब बीच का होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि AB की लेंथ DE के इक्वल है और AC की लेंथ DF के इक्वल है और इनके बीच में जो दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल है। तो इसे बोलेंगे साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, अगर मान लो वो कह रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड साइड एंगल कोई रूल नहीं है।
ठीक है। उसी तरह अगर कोई कहे बच्चा एंगल साइड साइड, वो भी कोई रूल नहीं है। एंगल साइड एंगल रूल तो है, लेकिन उसमें साइड बीच वाली होनी चाहिए, वो भी आगे करेंगे। तो अब इसमें एंगल जो है बीच वाला नहीं है, ये वाला होना चाहिए, दोनों जो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है उसके बीच वाला एंगल। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? साइड एंगल और साइड, है ना? तो एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिर हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, बीच की इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, मतलब ये साइड जो है इसके इक्वल है, बी सी ई एफ के। तो हो गया एंगल साइड एंगल, है ना? इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, मतलब ये जो भी बीच वाले हैं ये इंक्लूडेड होने चाहिए, एंगल बीच में मतलब साइड बीच में, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खासकर ये सेकंड और थर्ड पॉइंट में इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल से भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल कौन सा है? नेक्स्ट रूल है एंगल एंगल साइड का। सपोज ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तीसरी कोई भी साइड हो सकती है, जैसे मान लो ये साइड इसके इक्वल होगी तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, या फिर ये साइड इसके इक्वल है तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बीच वाली साइड, तीसरी साइड की बात करूँ कि ये साइड इसके इक्वल है, फिर तो ये एंगल साइड एंगल वाली हो जाएगी ना, ऊपर वाली रूल हो जाएगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो हम कर चुके हैं। इसको छोड़ के, इस साइड को छोड़ के कोई बाकी की जो दो दो साइड बची हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल एंगल, तो मान लो ये ले लेता हूँ, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड में इसमें कोई एंगल इंक्लूडेड का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड से भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जो लास्ट हमारा फिफ्थ रूल है, RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, है ना। अगर दो ट्रायंगल हैं उसमें एक एंगल 90 का है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी इक्वल है ए सी डी एफ के, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड। और तीसरी कोई भी साइड हो, चाहे ए बी डी ई के इक्वल हो तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, या फिर बी सी ई एफ के इक्वल हो तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एनी साइड, है ना। तो RHS से भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। हम एक एक एंगल 90 का होना चाहिए, तो दोनों इक्वल होगी तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। टोटल 5 रूल्स हैं हमारे पास। फिर से रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ इसको। तो 5 रूल्स क्या हैं? एक तो ट्रिपल एस है, उसके बाद SCS है, उसके बाद एंगल साइड एंगल है, ठीक है, उसके बाद एंगल एंगल साइड है। तो कोई बच्चा अपना रूल बना दे SSA, ठीक है, और कोई बच्चा ऐसे लिख दे एंगल साइड साइड, ये भी कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस यही रूल है जिसमें से ये वाला और ये वाला, इसमें इंक्लूडेड एंगल है, इसमें इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। ये एंगल एंगल एनी साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी साइड, ये तीनों साइड। एक आधी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में वो कह रहा है टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर ईच आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पे बना दी, ABC और DEF दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इक्विलेटरल का क्या मतलब है कि उनके जो तीनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के होंगे, है ना। और इक्विलेटरल का क्या मतलब है कि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर ये 5 है तो बाकी भी 5 हो जाएंगी, है ना। तो अब ये कह रहा है कि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की ईच साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसकी भी एक साइड 5 है तो ये भी सारी 5 हो जाएंगी। तो दोनों इक्विलेटरल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये जो भी मैं करा रहा हूँ बेसिक्स हैं बिल्कुल, अगर किसी के जूनियर क्लासेस में क्लियर नहीं है तो वो अभी समझ ले, जिसके क्लियर हैं वो भी एक बार सुन ले, क्योंकि बेसिक क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाएगा तो तुम ईजिली कर लोगे। उसके बाद वो कह रहा है टू ट्राइंगल्स विद साइड्स 3 4 5, दोनों ट्राइंगल्स में जो तीनों साइड हैं वो 3 4 5 ही हैं, तो बना दिया 3 4 5, और दूसरी ट्राइंगल में भी 3 4 5। दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैच होते हैं, जैसे मान लो ये AB साइड 3 है, तो DE जो है वो भी 3 है, और BC 5 है, और EF 5 है, तो यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, तो इन्हीं के बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इस एंगल को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, वो नहीं। जो 3 और 5 के बीच में जो एंगल बन रहा है
यहाँ भी 3 और 5 के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर ये दोनों सेम हैं, ठीक है, जैसे सपोज़ करो ये 40 है और ये भी 40 है, ठीक है? उसी तरीके से बाकी के 2 एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जो 4 और 5 के बीच में बन रहा है, 4 और 5 के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। उसी तरह 2 इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो वो कह रहा है कि अगर 2 ट्रायंगल्स हैं, उनकी साइड्स 3, 4, 5 है, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ तक तो काफ़ी बच्चों को आता भी होगा, कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से आती भी होगी, कइयों के डाउट्स भी होंगे, तो जिनके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, क्योंकि मेन जो हमारा 10th में टॉपिक यूज़ होना है, वो सिमिलैरिटी यूज़ होना है ना? तो अब सिमिलैरिटी को थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे सपोज़ करो मेरे पास 3 ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है, एक ये बड़ी ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। तो मुझे देखना है कि कौन-सी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को उठा के यहाँ रख दूँ इसके ऊपर, ठीक है? यहाँ रख देता हूँ। तो अब देख रहे हो तुम 2 साइड्स ओवरलैप होगी, है ना? और तीसरी साइड जो है वो पैरेलल आ गई। ये जो है यहाँ पे, ये पैरेलल आ गई और 2 साइड्स जो है के ऊपर ओवरलैप कर गई, है ना? तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगी फिर। अब ये उठा के मैंने साइड पे रख दी यहाँ पे वापस। तो यानी कि जैसे मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो 2 साइड्स तो ओवरलैप कर रही हैं। यानी कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल कौन-सी है? डीईएफ, ठीक है? ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर हैं। हालाँकि ये छोटी है और ये बड़ी है ना? तो मतलब सिमिलैरिटी में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में दोनों ट्रायंगल का जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे साइज़ का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है? शेप से मेरा क्या मतलब है, वो इस वाली ट्रायंगल से समझ। मैं क्या करता हूँ, ये वाली ट्रायंगल उठा के इसके ऊपर रख रहा हूँ और ये यहाँ फिट कर दी मैंने। अब यहाँ पे कोई भी साइड ओवरलैप नहीं हो रही। ये इधर है, ये साइड इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तीसरी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। 2 साइड्स भी ओवरलैप नहीं हो रही। तो इस केस में ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं है। ठीक है ना? इस बार मैंने इसको एबीसी दे दिया, इसको डीईएफ। मैं लिखूँगा ट्रायंगल एबीसी इज़ सिमिलर का साइन है, सिमिलैरिटी का, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है ना? तो ये तो डायग्राम से समझ आ गया कि भई कौन-सी सिमिलर हैं, कौन-सी नहीं है। बट इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों ये दोनों जो ट्रायंगल सिमिलर हैं और ये दोनों सिमिलर नहीं है? तो उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ लिखा है डेफिनेशन में, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। साइज़ सेम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब एक ट्रायंगल का छोटा, एक का बड़ा, या दोनों ट्रायंगल का साइज़ सेम हो तब भी चलेगा, साइज़ कम बड़ा-छोटा हो तब भी चलेगा। कि साइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, शेप सेम होनी चाहिए। शेप तो कॉन्ग्रुएंसी में भी सेम होनी चाहिए, यहाँ भी सेम होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं ट्रायंगल को रेक्टेंगल के साथ सिमिलर कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है, ना ही कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल है ना? शेप तो दोनों ही केसेस में, चाहे सिमिलैरिटी हो या कॉन्ग्रुएंसी हो, शेप सेम होनी चाहिए। साइज़ सिमिलैरिटी में मैटर नहीं करता। इन सिमिलर ट्रायंगल्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये मीनिंग समझ लेते हैं। तो मैं इसमें केस नंबर 1 ले रहा हूँ कि जब दोनों ट्रायंगल्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट है। शेप तो सेम होनी चाहिए, नहीं तो सिमिलैरिटी की बात करने का फ़ायदा ही नहीं। तो अभी इस केस 1 में डिफरेंट साइज़ है, केस 2 में मैं लूँगा दोनों का साइज़ सेम है तब भी वो सिमिलर हो सकता है, ठीक है? तो अब इस केस में देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर हो सकती हैं। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकती हैं? इफ एंड ओनली इफ लिखा है मैंने, मतलब ये कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। जैसे एंगल ए को डी के इक्वल लिया मैंने, एंगल ए के डी के इक्वल, बी एंगल जो है वो ई के इक्वल और सी एंगल जो है वो एफ के इक्वल, ठीक है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? अब इसमें ना ऑर्डर बड़ा मैटर करता है कि भई ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो डी ही होना चाहिए, क्योंकि एंगल ए डी के इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर मैटर नहीं करता था। वहाँ तुम अगर लिख दो कि एबीसी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
डी ई एफ की जगह ई एफ डी लिख दो, या लिख दो तुम एफ डी ई लिख दो, है ना? तो बात एक ही थी उसमें, जो कॉन्ग्रुएंसी का केस था। लेकिन यहाँ पे लेटर्स को बड़े ध्यान से लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएँगे। कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे ए है तो फर्स्ट पोजीशन पे डी ही होना चाहिए, क्योंकि एंगल ए डी के इक्वल है, ठीक है? अब बी जो है वो ई के इक्वल है, तो सेकंड पोजीशन पे बी है तो सेकंड पोजीशन पे ही ई होना चाहिए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल है। थर्ड पोजीशन पे सी है तो थर्ड पे ही एफ होना चाहिए। अगर कोई बच्चा यहाँ पे लिख दे ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी, तो उसका वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स लिखने हैं, ठीक है? नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी में। तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब हैं, या एक तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, और दूसरी कंडीशन एक और है वो भी बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि जो साइड्स की रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो ये है 2, 3 और ये 4, इनकी लेंथ है मान लो, और इसकी लेंथ है मान लो 4, और इसकी है 8 और इसकी है 6, ठीक है? तो अगर मैं रेशियो निकाल लूँ ए बी अपॉन डी ई, जो पहली वाली रेशियो है किसके इक्वल होएगी? ये आएगी 2/4। 2/4 किसके इक्वल होता है? हाफ के, है ना? फिर मैं दूसरी रेशियो निकाल लूँ ए सी अपॉन डी एफ, ये है ए सी अपॉन डी एफ, यानी 3/6। 3/6 किसके इक्वल होता है? वो भी हाफ के इक्वल होता है कटिंग करने के बाद, है ना? 3/6 कटिंग करूँगा तो हाफ आएगा। फिर उसके बाद तीसरी साइड्स की रेशियो कौन-सी है? डायग्राम में देखो ज़रा, तीसरी है बीसी अपॉन ईएफ। बीसी अपॉन ईएफ 4/8, वो भी हाफ होता है ना? कटिंग करने के बाद। तो यानी तीनों रेशियो किसके इक्वल होगी? हाफ के इक्वल होगी। तो तीनों हाफ के इक्वल हैं तो तीनों आपस में भी इक्वल होंगी, है ना? तो तीनों आपस में इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि साइड्स की जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो ठीक है? तो प्रोपोर्शनल का मतलब जो है वो ये होता है। कुछ बच्चे कुछ और ही समझ जाते हैं, वो कहते हैं कि ए बी डी ई के इक्वल हो गया, ए सी डी एफ के इक्वल हो गया, बी सी ई एफ के इक्वल हो गया। वो तो कॉन्ग्रुएंसी में होता था। हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो करनी है, ए बी को डी ई के इक्वल नहीं करना, उनकी रेशियो निकालनी है, ठीक है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, कॉन्ग्रुएंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल होती थी, है ना? यहाँ पे ए बी डी ई को इक्वल नहीं करना, उनकी रेशियो निकालनी है। तो अगर तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, प्रोवाइडेड के एक तो एंगल इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग और साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा पहला केस था जब दोनों का डिफरेंट साइज था। अब अगर मैं सेम साइज करूं दोनों ट्रायंगल्स का, फिर क्या होगा? केस नंबर 2 जो है उसमें मैंने लिया है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर ऑफ सेम साइज, ठीक है? साइज जो है वो सेम है। जैसे ये एक साइड दोनों की इक्वल है, ये भी दोनों साइड की लेंथ इक्वल है, ये वाली भी दोनों साइड की लेंथ इक्वल है, ठीक है? और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है ही है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। जैसे एंगल ए मैंने लिया है डी के इक्वल, और एंगल बी जो लिया है ई के इक्वल, और ये जो सी है थर्ड एंगल, ये भी के इक्वल है। तो एंगल भी इक्वल है, और साइड्स की जो रेशियो है वो भी देख लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं ही हैं, और जैसे साइड में लूँ ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई कितना हो गया? ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है? 2/2, है ना? विच इज़ 1/1, विच इज़ 1:1, है ना? तो ए बी अपॉन डी ई आ रही है 1:1। उसी तरीके से मैं ए सी बाई डी एफ निकाल लूँ, तो ए सी बाई डी एफ 3/3, वो भी 1/1 होगा, वो भी 1/1 आ गया। फिर बी सी बाई ई एफ निकाल लूँ 4/4, वो भी 1/1 आएगा। तो यानी तीनों ही रेशियो 1/1 के इक्वल हैं, है ना? तो यानी कि तीनों रेशियो फिर आपस में भी इक्वल होंगी, है ना? यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर जो दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है? तो इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगर तुम ट्रायंगल डीईएफ को उठा के एबीसी के ऊपर रख दो, तो पूरी की पूरी सुपर इम्पोज कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, है ना? तो बेसिकली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं, क्योंकि इनकी शेप तो सेम है ही है, साइज़ भी सेम है ना?
तो यानी कि 2 ट्रायंगल जिनका साइज़ जो है वो सेम हो, वो सिमिलर तो है ही हैं। अगर वो सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ना। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल है। तो यानी कि ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है? यानी कि जो 2 केसेस से हमें ये समझ आया कि अगर 2 ट्रायंगल्स का साइज़ डिफरेंट हो, तब भी वो सिमिलर हो सकती हैं और अगर साइज़ सेम हो तब भी सिमिलर हो सकती हैं, प्रोवाइडेड के ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है? समराइज़ करूँ तो 2 ट्रायंगल्स का साइज़ डिफरेंट भी हो सकता है, तो भी वो सिमिलर हो सकती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। तो अगर समराइज़ करूँ मैं की डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, तो कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप, सेम साइज़, सिमिलैरिटी में सेम शेप बट डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं। तो साइज़ में इसमें तो आइडेंटिकल साइज़ होना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसमें साइज़ वेरी कर सकता है, बड़ा-छोटा 2 ट्रायंगल्स एक बड़ी एक छोटी हो सकती है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें भी इक्वल होनी चाहिए, सिमिलैरिटी में भी इक्वल होनी चाहिए। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इक्वल होनी चाहिए, इसमें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, अभी पहले बताया था, है ना? और उसके बाद और ये 5 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के, तो इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। इसमें ये 3 रूल्स हैं, जिसमें से ये एंगल को कभी हम ट्रिपल ए भी बोल देते हैं, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स के अगर 2 एंगल इक्वल हैं, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है ना। तो ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलैरिटी रूल एक ही है और ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल है और एक एससीएस सिमिलैरिटी रूल है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन है वो ये वाला है और सिमिलैरिटी का ये वाला है। मतलब सिमिलैरिटी का अगर ये है तो कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल टू का साइन लगा था। तो ये कॉन्ग्रुएंसी बन गई, खाली ये सिमिलैरिटी है। ठीक है? ये सिंबल है। बाकी ये वाले जो 3 रूल्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे सिमिलैरिटी में। दैट्स